हाँ, तो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर में सेकंड क्वेश्चन है एक, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं उसको। सील्ड क्लास बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सील्ड क्लास इन सी शार्प। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज करेंगे, लाइक पहले सी शार्प करेंगे, फिर हम ऊप्स पे करेंगे, फिर रेडियो डॉट नेट करेंगे। तो सबका हम कैटेगरी वाइज हम अलग अलग क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन सील्ड क्लास इन सी शार्प। तो ये बेसिकली सील्ड क्लास क्या होती है? एक ऐसी क्लास जो कि सील्ड हो, जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो सील्ड है, मतलब पूरी तरह से सील्ड है। ऐसी कोई हमारी इन्फॉर्मेशन क्लास के अंदर रखी हुई है प्रोग्रामिंग की, जो कि मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस करे। बिकॉज आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस करने के लिए वी हैव सो मेनी थिंग्स। हम इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं, हम स्टैटिक क्लास के थ्रू कर सकते हैं, हम क्लास को इंपोर्ट करके कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो क्लास जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं किसी और से इनहेरिट हो, वो क्लास कहीं और शेयर्ड हो। तो उसको हम क्या बना सकते हैं? सील्ड क्लास। बट यू हैव लाइक एक आपके पास अच्छा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। यू हैव टू लाइक एक्सप्लेन द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो आप कैसे बोल सकते हो? द सील्ड क्लास इज यूज टू प्रिवेंट द क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लास। ठीक है, सो सील्ड मॉडिफायर्स also can be used with method to avoid the methods to override in the child class। मतलब हम सील्ड मॉडिफायर्स यूज़ होंगे, यानी कि जहाँ पे आपका सील्ड क्लास यूज़ करोगे उसके जो मॉडिफायर्स होंगे, जो उसके मेथड्स बनेंगे, वो भी हम सील्ड मॉडिफायर के थ्रू हम करेंगे। यानी सील्ड क्लास के अंदर में जो जितने भी मेथड्स बनेंगे दैट शुड बी सील्ड। तभी वो, अगर कोई दूसरा क्लास उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द डिफरेंट बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। कोई बात नहीं, एरे और एरे लिस्ट। एरे का मतलब तो जानते ही हो क्या? इंडेक्सिंग। एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे इंडेक्सिंग क्रिएट करना। जैसे हम चाहते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एरे की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, एरे लिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक क्लास है, क्लास नंबर 1। एक वन क्लास के अंदर में वी हैव 45 स्टूडेंट्स। तो मैं एक ही क्लास के इंडेक्स में 45 इंडेक्सिंग जनरेट करना चाहता हूँ, या 50 इंडेक्सिंग जनरेट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? एक ऑब्जेक्ट के अंदर में 45 इंडेक्सिंग कैसे जनरेट होगी? ऑन दैट केस हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुछ इस तरह का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर में हम आपने देखा होगा वो क्वेश्चंस वगैरह टैब में बने होते हैं। मूवीज़, ऑनलाइन मूवीज़ के थिएटर्स में जब बुकिंग करते हैं जब, तो आपने देखा होगा बहुत सारे सीट्स होती हैं, या ऑनलाइन बस रिजर्वेशन में, या फिर ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें वहाँ पे हम एरे यूज़ करते हैं, उस जगह पे हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एरे क्या है? तो एरे स्टोर्स द वैल्यूज़ और एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, बट एरे लिस्ट स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अगर मैंने सपोज कर लो एक एरे बनाया किसके लिए? क्लास के लिए, तो मुझे एरे का डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। एरे मस्ट हैव आवर ओन डेटा टाइप, और उस एरे डेटा टाइप में मेरे पास में 45 है। एरे के अंदर में 45 स्टूडेंट है, तो मैंने उसका एरे का डेटा टाइप इंटीजर दे दिया, तो वो इंटीजर कैटेगरी का ही होगा। जितने भी एरे की लिस्ट बनेंगे दैट शुड बी इन इंटीजर टाइप। बट एरे लिस्ट में क्या हो गया कि यू कैन डिफाइन द लिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे कि पहला रो है, पहले रो के अंदर में 20 सीटें हैं, दूसरे रो के अंदर में 15 सीटें हैं, तीसरे रो के अंदर में और कम हो गए या उससे और कम हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? हर एक रो को हम एरे लिस्ट के अंदर में हर एक रो को हम एक यूनिक क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? यूनिक रेंज विथ डिफरेंट डेटा टाइप। मैं चाहता हूं इसका नंबर इंटीजर से रहे, सेकंड वाले का अल्फा न्यूमेरिक हो जाए, दूसरे वाले का फिर अल्फा न्यूमेरिक हो, फिर इंटीजर हो। इस तरह से हम हर एक रो को अलग अलग आइडेंटिटी आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरे लिस्ट।
उसी के अंदर एक दूसरा ये भी है एग्जाम्पल है कि एरे ऑलवेज यूज्ड फिक्स लेंथ, इसका डिफरेंस है। एरे जो है ऑलवेज क्या करता है, यूज़ करता है फिक्स लेंथ, क्योंकि फिक्स हो गया और उसमें वेस्टेज भी होता है। सपोज को लो आपने एरे लिस्ट बनाया हुआ 100 का और आप यूज़ कर रहे हो 40, तो वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट तो हो रहा है ना। 40 यूज़ कर रहे हो तो 60 तो वेस्ट हो रहा है आपका लिस्ट। बट एरे लिस्ट डज नॉट फिक्स लेंथ लाइक एरे, मतलब जितना रेंज ऑफ वैल्यूज होगा उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट कीवर्ड। कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मतलब ऐसा जो कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कुछ होगा ना हमारे, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यूज हमारे पास होंगी जो कि कांस्टेंटली काम करेंगी, तो वो कांस्टेंट किया था। कांस्टेंट कीवर्ड बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट जो है ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूज़र डिफाइंड भी होते हैं। तो दीज आर जो ये कॉन्स्ट है ये आपका प्री डिफाइन है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज फॉर मेकिंग एन एंटिटी कांस्टेंट, किसी एंटिटी को कांस्टेंट करना। एंड वी कैन नॉट रीअसाइन द वैल्यू टू द कांस्टेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमने लिया इंट i इज इक्वल टू 10, नीचे लिख दिया हमने i इज इक्वल टू i प्लस 10, i इज इक्वल टू i प्लस 20। तो हर बार क्या हो रहा है, i की वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार i की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैंने i को एज अ कांस्टेंट के साथ में अगर मैंने कर दिया इन कांस्टेंट i इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इट नेवर बी चेंज्ड। अब बोलोगे सर इसे कैसे होगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको आपको यूज़ करना होगा एज अ कांस्टेंट। आप नहीं चाहोगे उसकी वैल्यू कभी चेंज हो। जैसे जीएसटी है, गवर्नमेंट ने लगा दिया, अभी 18% तो लगा दिया ना किस पे, जो भी कैटेगरीज हैं, तो अब 18% को तो यूज़र नहीं चेंज कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि वो 18% नेवर बी चेंज एट एनी टाइम, तो आप कांस्टेंट लगा दो। नहीं तो मे भी हो सकता है जब हम उसको अप्लाई करें सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप कांस्टेंट लेके उसको नहीं चलोगे तो मे भी हो सकता है उसका जो है वो वैरी हो जाए। जब वो कांस्टेंट वैरी होगी तो आपका हो सकता है वो 16% पे लगा दे, तो इनवैलिड ट्रांजेक्शन हो जाएगी ना उस टाइम पे। तो हम उस सब वैसी जगहों पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कांस्टेंट एंड रीड ओनली। कांस्टेंट एंड रीड ओनली वेरिएबल इन सी शार्प, दीज आर द वेरिएबल। रीड ओनली भी है और कांस्टेंट भी है। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। जो रीड ओनली होता है, रीड ओनली वेरिएबल, वैल्यूज कैन बी चेंज, वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, एंड वैल्यू टू रीड ओनली variables can be assigned in a constructor or at the time of declaration। ये कह रहा है कि जब आप रीड ओनली वेरिएबल से लेते हो तो आप उसको वैल्यू को रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट जब आप लोगे तो आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम पे रीड ओनली में क्या होगा, आप सिर्फ रीड करोगे, आप उसके अंदर राइट नहीं कर सकते, आप उसमें राइट नहीं कर सकते, यानी कि यू कैन नॉट मॉडिफाई द थिंग। बट रन टाइम में इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। किसकी, रीड ओनली। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक सेल का वो बनाया हमने, उसमें मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट दे रहा हूँ यूज़र को डिस्काउंट दे रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र को डिस्काउंट मिले वो सिर्फ एडमिन पैनल से मिले। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक रीड ओनली भी गया, तो मैं उसको रीड ओनली कर दिया, यानी कि यूज़र क्या कर रहा है, उसको देख रहा है कि हाँ भाई डिस्काउंट आ रहा है। वो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर पे या कूपन पे कि उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। इट कैन बी 9%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी जो भी। तो जब वो ट्रांजेक्शन करेगा और उसका सेल जितना होगा, जितना वो उसने परचेजिंग करी है हमसे, उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट्स के हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो रन टाइम में उसकी वैल्यू चेंज हो गई, रन टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन वो रीड ओनली है।
उसको आप चेंज नहीं कर सकते, डिज़ाइन टाइम में उसको चेंज नहीं कर सकते, वो रन टाइम पे आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही कांस्टेंट होता तो आप उसको रीड ओनली के मोड में भी देख रहे हो क्योंकि कांस्टेंट है, एंड रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एट रन टाइम यू नेवर बी चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड, दैट विल बी असाइन्ड टू द कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग an entity constant. We cannot modify the value later in the code, किसी कभी भी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, सॉरी व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड। जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, कोई मेथड्स बनाते हैं, तो हम स्टैटिक कीवर्ड्स यूज करते हैं। कभी भी कोई मेथड होगा उसका रिटर्न टाइप होता है ना, वो जो रिटर्न टाइप होगा कभी वॉइड टाइप भी होता है, और कभी जो मेथड होता है वो स्टैटिक टाइप भी होता है। मेथड शुड बी स्टैटिक। अगर हमने कोई भी वेरिएबल को स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया है, किसी क्लास को हमने स्टैटिक अगर हम क्लियर कर दिया तो उसका इंस्टांस क्रिएट नहीं होता है। मोटी मोटी बात ये है। इंस्टांस का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्लास का, अगर मैं मेरे पास एक क्लास है कैलकुलेटर का, उस कैलकुलेटर को क्लास को आई वांट टू यूज इन अनदर क्लास, तो क्या करते हैं, उस कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट, उस कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें उसकी दूसरी क्लास में बनाना होगा। इफ आई वांट टू यूज अ कैलकुलेटर क्लास इन अनदर क्लास, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन अनदर वन, अनदर क्लास। उसके बाद उस कैलकुलेटर के उस मेथड को आप कॉल करोगे। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, आपको तो करना पड़ेगा, आपको मेथड बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने के लिए आपको क्या, एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, तो आप स्टैटिक से उसको डिक्लेयर कर दो। इफ़ यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद द स्टैटिक कीवर्ड, तो आपको दूसरी क्लास में उसके नाम का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस भी बच गया आपका, आपकी वर्किंग भी हो गई। तो जो स्टैटिक क्लास होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो मेथड है वो दैट शुड बी असाइन्ड विद स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर मतलब मेथड्स। इट कैन, इफ द क्लास इज मेड स्टैटिक, देन ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास आर ऑल्सो मेड स्टैटिक। अगर क्लास भी स्टैटिक है तो उसके मेंबर भी स्टैटिक होना ज़रूरी है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्पोज एंड फाइनलाइज वेरिएबल? डिस्पोज और फाइनलाइज, नाम से पता चल रहा है। डिस्पोज का मतलब गार्बेज, कुछ ऐसी गार्बेज जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज होने के बाद डिस्पोज कर देते हैं। और एक होता है फाइनलाइज। फाइनलाइज का मतलब डिस्पोज करने के बाद हम झाड़ू वाड़ू भी लगाते हैं साथ में, हटा दो, पूरा क्लीन कर दो। यही चीज़ है डिस्पोज और फाइनलाइज। तो उसमें क्या कर रहा है, डिस्पोज क्या कर रहा है, दिस मैथड यूज इंटरफेस आई डिस्पोजेबल। आई, जब भी ये हम डिस्पोज जो यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेस में। अब एक क्वेश्चन होता है, इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस, क्लास एंड स्ट्रक्चर? ये तीन चीज़ें होती है जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो जब हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जब हम इंटरफेस बनाते हैं, तो हम इंटरफेस को डिस्पोज भी करते हैं। इंटरफेस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। हाँ, वो उसके अंदर एक मेथड बना होता है, मैनुअली एक उसमें उस क्लास के अंदर में क्रिएटेड होता है जो कि उसको डिस्पोज कराता है। तो आई डिस्पोज इंटरफेसेस आर एंड इट विल फ्री अप बोथ मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड लाइक डेटाबेस कनेक्शन, फाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आई डिस्पोज मेथड होता है, आई डिस्पोजेबल, आई जब भी इंटरफेस बनाओगे ना तो उसमें आई लग जाता है, तो आई इंटरफेस होता है। तो आई इंटरफेस के अंदर में जब भी इंटरफेस बनाते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंटरफेस चलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो गार्बेज निकालेगा ना। तो जो गार्बेज वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी होती है, वहाँ जाके स्टोर होंगे। जैसे लाइक डेटाबेस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स, कुछ प्रोग्राम वेरिएबल के ऑब्जेक्ट्स, तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेमोरी से साफ करना, हटाना, दिस इज कॉल्ड
डिस्पोज, दिस इज रन बाय आई डिस्पोजेबल, ये ऑटो रन करता है, गार्बेज कलेक्शन जो है वो उसको रन कराता है। और एक होता है फाइनलाइज। फाइनलाइज में क्या होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड internally, this method is called internally, unlike dispose method which is called explicitly। ये क्या कह रहा है कि ये जो मेथड्स है ना ये इंटरनली वर्क करता है, फाइनलाइज जो है वो अपने आप इंटरनली वर्क करता है, लेकिन आई डिस्पोजेबल क्या होता है, वो फोर्सली वर्क करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्पोज मेथड विच इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, और इट इज कॉल्ड explicitly, it is called by the garbage collector and cannot be called from the code। जो dispose method which is called explicitly, explicitly का मतलब क्या होता है, एक दो चीज़ होती है, एक होता है implicit और एक होता है explicit। implicit का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब हम किसी को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑन दैट टाइम हम डेटा टाइप बता रहे हैं, तो हो गया implicit, वो हो गया implicit। and at the time of compilation we are giving the assigning the data type of that variable, वो हो गया implicit at the time of compilation। और explicit का मतलब हो गया हम पहले से उसकी वेरिएबल को डिफाइन करके रखा हुआ है, जैसे int i is equal to 10। नहीं, जैसे मान लो हम कभी भी किसी, जैसे हमने लिखा int i is equal to 10, ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है, पहले से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ई एक्स एक्सप्लिसिट मतलब ऐसे समझो, एक्सप्लेन, ऑलरेडी एक्सप्लेन, एक्सप्लिसिट ई एक्स, एक्स आ रहा है ना इसमें, ऑलरेडी एक्सप्लेन, पहले से एक्सप्लेन। और इम्प्लिसिट आई मतलब इन रन टाइम, इन रन टाइम। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंट आई लिखा आपने, तो आई को तो आपने उसका जाति तो पहले उसको बता दिया कि भाई इंटीजर कास्ट का है ये, उसमें सिर्फ क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। लेकिन कभी कभी हमें प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हम जो वैल्यू यूज़र से लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। ऑन दैट टाइम वी आर यूजिंग देयर वैर, VAR वैर, आप लोगों ने शायद यूज़ नहीं किया है वैर। अगर आप वैर नाम से किसी वेरिएबल को लेते हो, लगा आपने लिया वैर a इज इक्वल टू 1 2 3, वैर a इज इक्वल टू 1 2 3 सेमीकोलन, तो क्या हो जाएगा, जो a है वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या है, आपने जो डाला है 1 2 3, तो वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, वो इंटीजर असाइन हो जाएगा, मतलब a इज असाइन एज अ इंटीजर। समझे? अगर मैंने लिखा वैर a इज इक्वल टू डबल कोट्स में ABC, तो वो स्ट्रिंग हो गया। अगर मैंने लिखा b वैर b इज इक्वल टू 1.2.5, तो वो हो गया फ्लोट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंपाइलर एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन उस चीज को क्या कर रहा है, उसकी जो डेटा टाइप है वो उसी समय उसको बता के असाइन कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सप्लिसिटली उसको पहले से डिक्लेयर्ड है। ठीक है, मेमोरी में भी काम आता है कि एक्सप्लिसिट मतलब पहले से मेमोरी का साइज मैंने गिवन दे दिया और एट द टाइम ऑफ दे रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, वो भी आपका बेनिफिटेड है। तो यही कह रहा है कि ये पहले से ही क्या है, डिक्लेयर्ड है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब पहले से एक्सप्लेन्ड है, पहले से एक्सप्लेन्ड है। इट इज कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्शन अपने आप रन करता है और उसको सारा को डिस्पोज को मेमोरी से क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद वो झाड़ू मार के बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, फाइनलाइज कर दिया उसको। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद है व्हाट इज वैर इन MVC C#। तो वैर मैंने आपको बता दिया कि वैर का मतलब वो क्या है, वैर डेटा टाइप वाज इंट्रोड्यूस इन अ C# 3.0। वैर इज यूज टू डिक्लेयर इम्प्लिसिटली टाइप, यानी इम्प्लिसिटली मतलब रन टाइम पे। लोकल वेरिएबल मीन्स इट टेल्स द कंपाइलर टू फिगर आउट द टाइप ऑफ वेरिएबल एट कंपाइलेशन टाइम, है ना, अंडरस्टैंड है ना। तो ये चीज़ें आपकी उसी अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी दे रखा है, वैर a इज इक्वल टू 1,
तो ये हिसाब से अपना हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंट बिटवीन एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली, जो मैंने आपको अभी भी बताया वही चीज़ है, यानी पहले को डिफाइन करना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली, और एट द टाइम ऑफ रन टाइम उसके डेटा को बताना, दिस इज इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। व्हाट इज वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप? वैल्यू टाइप का मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसका एक टाइप होता है, जो मेथड्स होते हैं, या उसके अंदर हम जो सिग्नेचर पास करते हैं, तो या तो वो वैल्यू टाइप होगा या वो रेफरेंस टाइप होगा। आपने देखा होगा पहले के प्रोग्राम्स जब होते थे हमारे पास में C++ वगैरह में, जावा में, तो उसमें लिखा होता था रेफ, बाई वैल, बाई BY बाई REF मतलब बाई रेफरेंस टाइप, BY बाई VAL मतलब बाई वैल्यू टाइप। तो मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझो। वैल्यू मतलब क्या हो गया, एट रन टाइम यू आर पासिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, वट यू आर पासिंग। मैंने एक पे नाउ का बटन बनाया है, उस पे नाउ के बटन पे मैं कस्टमर का कार्ड नंबर, CVV नंबर, अमाउंट, ये मैं पास कर रहा हूँ। तो जो मेरा मेथड होगा उसका टाइप है, जैसे अभी आप लिखते हो ना, वहाँ लिखता है ना प्रोटेक्टेड वाइड बटन 1 क्लिक, और एक ब्रैकेट में लिखा होता है सेंडर ऑब्जेक्ट सेंडर और कॉमा इवेंट आस्क ई। देखना हर एक मेथड के साथ होता है। ये जो दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ये क्या है, वैल्यू टाइप है, ये एग्जैक्टली वैल्यू टाइप है। पहले लिखा होता था, अब ये लिखा नहीं होता है। बट द वैल्यू जो मेथड का जो सिग्नेचर है, जो पास कर रहा है वैल्यू, वो वैल्यू टाइप का है। इसका मतलब ये होता है कि एट रन टाइम वैल्यू नेवर बी चेंज, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू विल पासेस टू द मेथड एट रन टाइम। यानी कि जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, वही वैल्यू वहाँ पास होगी एट रन टाइम। इफ वी वांट टू चेंज सम वैल्यू, अगर वो चाहिए, कोई हैकर चाहे उसको चेंज करना, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना, वो नहीं कर सकता। आपको पैसा इस अकाउंट में डालना है, वो हैकर ने घुमा के इस अकाउंट में डाल दिया। इफ यू आर पासिंग द वैल्यू थ्रू बाई रेफ, अगर रेफरेंस टाइप के थ्रू अगर वैल्यू को पास करोगे, क्योंकि रेफरेंस टाइप में क्या होता है, आपका एड्रेस पास होता है, मेमोरी का एड्रेस पास होता है। इट पासेस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू कैन बी चेंज एट रन टाइम। किसमें, रेफरेंस में। बट इन केस ऑफ वैल्यू वी कैनॉट चेंज द वैल्यू एट रन टाइम। क्लियर है ना? इसीलिए हम जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें प्री डिफाइंड होता है सेंडर, ऑब्जेक्ट सेंडर, इवेंट आस्क ई। आपने देखा होगा हर जगह लिखा होता है ऑब्जेक्ट सेंडर, इवेंट आस्क। और ये जो पास हो रहा है ना, ई के अंदर में इवेंट पास हो रहा है और सेंडर के अंदर ये पूरा कोड पास हो रहा है आपका। तो ये जो कोड और आपका ये है ऑब्जेक्ट है, वो सारा का सारा रन टाइम में इसकी वैल्यू पास हो रही है। रन टाइम में इसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर हम वहाँ लिखते हैं रेफरेंस टाइप, तो इट मे चेंज एट रन टाइम, ये चेंज हो सकता था। ठीक है, तो वही चीज़ है इन C#। डेटा टाइप आर data types are categories based on how they are storing their values in a memory. They have the following categories: value type, reference type और एक है pointer type. Pointer तो हैश हम लोग उसमें यूज़ नहीं करते, तो pointer type भी होता है, pointer type को छोड़ देते हैं। तो value type क्या हो गया था, the data type is value type if it hold the data value within its own space in memory. ठीक है, मतलब डेटा को एग्जैक्टली वो ले रहा है। जैसे एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, जैसे इंट i = 100 है, तो मेमोरी के अंदर में क्या करेगा, जहाँ पे वो स्टोर होगा तो उसका मेमोरी का एक एड्रेस होगा और उसकी एक वैल्यू होगी। तो मेमोरी के अंदर में जो वैल्यूज़ है ना, डायरेक्टली वो स्टोर हो गई, उसका एक एड्रेस हो गया, उसकी मेमोरी हो गई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका डेटा टाइप। लेकिन अगर हम इसको हम लोग लिखते हैं रेफरेंस टाइप में, तो रेफरेंस टाइप में क्या होगा, रेफरेंस टाइप डज नॉट स्टोर द वैल्यू डायरेक्टली। जो रेफरेंस टाइप होगा उसके अंदर में वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा। उसमें क्या स्टोर होगा, इट स्टोर द एड्रेस वेयर द वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड, जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट 1000 वैल्यूज जा रही थी। क्यों, क्योंकि 1000 मैंने एक्स के अंदर पास किया था, तो इंट की वैल्यू एक्स में स्टोर हो रही है।
उसकी डायरेक्ट वैल्यू पास हो रही थी। कब? जब हम मैंने वैल्यू टाइप लिया था। लेकिन रेफरेंस टाइप के केस में क्या होगा, उसका जो एड्रेस होगा, मेमोरी का एड्रेस, वो पास होगा। देखिए मेमोरी के एड्रेस का मतलब हो गया कि एट रन टाइम वी कैन चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। बहुत जगहों पे होती है हमें ज़रूरत कि हमें चेंज करना की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ क्या लेंगे, रेफरेंस टाइप। जहाँ हमें लगता है रन टाइम में ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की, जैसे मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ तो कैलकुलेटर में तो मैं रेफरेंस टाइप ही लूँगा, नहीं तो वैल्यू टाइप लोगे तो कभी चेंज ही नहीं होगा। यूज़र मैं चाहूँगा जो रन टाइम पे डाले वही कैलकुलेट करे ना, तो वहाँ तो रेफरेंस लेके चलेंगे, वहाँ वैल्यू लेंगे तो वहाँ काम नहीं बनेगा। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह के अंदर जो मेरे को वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पास करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनली वैल्यू पास हो, तो उसका मैं वैल्यू टाइप लूँगा, ना कि रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो थिंग्स आर जो भी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चलती हैं। सी शार्प टाइप कास्टिंग, यू नो व्हाट टाइप कास्टिंग क्या होता है ना, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग होता है, एक एक्सप्लिसिट कास्टिंग होता है। अब जैसे मान लो कैर हो गया, कैर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, कैर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर इंटीजर को हम लोगों ने लॉन्ग में कन्वर्ट किया, फिर लॉन्ग को हमने फ्लोट में किया, फ्लोट को मैंने डबल में किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सप्लिसिट करेंगे। इम्प्लिसिट मतलब कि एट द टाइम ऑफ कंपाइल होके हुआ। और फिर अगर हम लोग इसको एक्सप्लिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल है, डबल को फिर फ्लोट में किया, मतलब उसका जस्ट उल्टा हो गया, फिर लॉन्ग में किया, फिर इंट किया, फिर कैर हुआ। मतलब इस चीज़ को वैसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब हो गया एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना। अगर आप एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, अगर किसी वैल्यू को चेंज करते हो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, यानी कि आपका JIT कंपाइलर जहाँ पे वर्क कर रहा है, JIT कब काम करता है, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन रनिंग, अगर आप इस चीज़ों को चेंज करते हो तो उसको बोलोगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। करते हैं ना, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया और उसी समय चेंज करना है आपको, एक मेथड के अंदर ही आपने कोड लिखा हुआ है, तो उसी बटन पे क्लिक पे हुआ ना, लेकिन आपने उसको क्लास के ऊपर डिक्लेयर कर दिया, तो एक्सप्लिसिट हो गया टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग भी दो तरह की हो गई ना, टाइप को एक तो पहले चेंज कर देना, मतलब क्लास के ऊपर, हर एक किसी मेथड में नहीं करा रहे हो आप, मेथड के ऊपर क्लास के अंदर, मेथड के ऊपर क्लास के अंदर, लेकिन अगर आप मेथड के इनसाइड करते हो तो वो हो गया इम्प्लिसिट, और मेथड के बाहर करते हो तो हो गया एक्सप्लिसिट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी आपको पता है कि टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग कन्वर्ट टू यूज़ करते हैं एक तो, और टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और एक इंट पास यूज़ करते हैं, पास PARS पार्स कीवर्ड, टू स्ट्रिंग और टू कन्वर्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनमें सब फ़र्क क्या है? हाँ, जब हम लोग डॉट कन्वर्ट टू लिखते हैं, कन्वर्ट टू में हम लोग ना साइज डिफाइन कर सकते हैं। कन्वर्ट जब हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो हम उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं, लाइक स्मॉल लॉन्ग जो भी है, साइज डिफाइन हो सकता है। पार्स में हम नहीं कर सकते, पार्स जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसमें हम डायरेक्टली हमारी वैल्यू पास हो जाती है, और डॉट टू स्ट्रिंग वाले में भी हम नहीं कर सकते। डॉट टू स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं इनलाइन के लिए, एट अ टाइम ऑफ जब हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो हम डॉट टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। पार्स को क्या होता है, वो पार्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। पार्स को हम एक्सप्लिसिट करेंगे ना, क्योंकि वो पहले एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर होगा। जैसे आपने लिखा इंट आई इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पहले उठाएगा और उठा के किसमें, आई के अंदर डाल देगा। तो दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होगा, डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू कन्वर्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, राइट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आना चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड। और टेलीफोनिक राउंड्स के अंदर में ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ये पूछे ही जाते हैं, मतलब यहीं से आपको आपका एक स्ट्रेंथ पता कर लिया जाता है कि आपको कितना आता है, कितना आता है। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे अगर आपने इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, अगर उसको इंटरव्यूअर को समझा दिया, तो वो कहेगा ठीक है आप यू आर एबल टू, आई विल कॉल यू लेटर फॉर द नेक्स्ट सेशन, और आपको डेफिनेटली कॉल करेगा इफ़ यू कन्विंस हिम अ सिंगल आंसर, सिंगल क्वेश्चन का आंसर, बट उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो
इस सेशन में स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फिर हम इसके आगे करते हैं।